जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करने जाते हैं तो यहाँ पर 3 चीज़ों में से कोई एक चीज़ आपके साथ हो सकती है। सबसे पहली चीज़, यहाँ पर वीज़ा अप्लाई करने के लिए कई जगह पर कवर लेटर की ज़रूरत पड़ती है। कवर लेटर का मकसद होता है कि आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो वीज़ा ऑफिसर के सामने, और वीज़ा ऑफिसर जो होता है वो आपके कवर लेटर के बिहाफ पर आपको जज करता है कि आपको वीज़ा देनी चाहिए या फिर नहीं देनी चाहिए। कवर लेटर का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। कवर लेटर आपकी वीज़ा लगवाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है। अगर आपका कवर लेटर सही नहीं है तो यहाँ पर आपके वीज़ा को रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कवर लेटर एक चीज़ में आपकी और हेल्प करता है, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है और वीज़ा ऑफिसर को वो डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो आप कवर लेटर में मेंशन कर सकते हो वो डॉक्यूमेंट आपके पास क्यों नहीं है या फिर किस वजह से नहीं है। जैसे कि यूके की वीज़ा में ऐसा होता है कि वहाँ पर कई लोगों की वीज़ा इसलिए रिजेक्ट हो जाती है क्योंकि उनके बैंक अकाउंट में जो है कभी कभी नॉर्मल से ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो जाती है। जैसे मान लीजिए हर महीने या फिर हर 15 दिन पे आप 10,000 की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और एक दिन आपने अचानक से 50,000, 40,000, 1 लाख की ट्रांजैक्शन कर दी, तो इस बेसिस पे यूके का जो वीज़ा ऑफिसर है वो आपकी वीज़ा को रिजेक्ट कर देता है। तो इस कंडीशन में आपका कवर लेटर बहुत ज़्यादा काम आता है। और सेकंड चीज़ जो आपके साथ हो सकती है वो है कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। वीज़ा आप कहीं की भी लगवाएं, चाहे वहाँ ई वीज़ा हो या स्टिकर वीज़ा हो या कोई भी वीज़ा हो, आपको इंटरव्यू के लिए एम्बेसी बुला सकती है। और तीसरी चीज़ आपके साथ ये हो सकती है, ना आपको कवर लेटर की जरूरत पड़ेगी ना ही आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जैसे अगर आप यूएई की वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर ना इंटरव्यू लिया जाता है और ना ही कवर लेटर लगता है, सिंपली डॉक्यूमेंट्स दिए और वीज़ा ले जाइए। तो कवर लेटर लिखने का क्या फॉर्मेट होता है, किस तरीके से लिखना चाहिए, किस तरीके से आप अपनी प्रॉब्लम को मेंशन कर सकते हैं और किस तरीके से आपका कवर लेटर से वीज़ा मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ जहाँ पे मैंने कवर लेटर का फॉर्मेट बना रखा है। यहाँ पे मैं सबसे पहले चीज़ ये बता दूँ, अगर आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं अपने बिजनेस को शो करते हुए, यानी कि अगर आपका बिजनेस है और आप बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स के थ्रू वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका ये जो कवर लेटर है वो आपके बिजनेस के लेटर हेड पे होगा। और अगर आप बिजनेस नहीं करते हैं, आप एम्प्लॉय हैं, स्टूडेंट हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, कुछ भी हैं, तो ये कवर लेटर जो है आपका नॉर्मल पेपर पे होने वाला है, सादे पेपर पे। तो जैसे आप लेटर लिखते हैं सेम उसी तरीके से कवर लेटर भी लिखा जाता है। तो सबसे पहली चीज़ है टू, फिर नीचे वाली लाइन में है द वीज़ा ऑफिसर, और फिर सब उसके नीचे है एम्बेसी ऑफ, और जहाँ की भी एम्बेसी यानी कि जहाँ का भी वीज़ा आप अप्लाई कर रहे हैं उसके एम्बेसी का यहाँ पर नाम लिखना है। जैसे अगर सऊदी अरेबिया के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, ब्रिटेन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ब्रिटेन का जो भी होगा उस तरीके से लिखना है, यूएस के लिए लिख रहे हैं तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो इस तरीके से आपको लिखना है। और उसके नीचे लिखना है जिस शहर में वो एम्बेसी है। ज़्यादातर एम्बेसीज न्यू दिल्ली के अंदर हैं। अब नीचे की तरफ आपको डेट लिखनी है, यानी कि जिस डेट को आप वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे। यानी कि अगर आप आज की तारीख में कवर लेटर लिख रहे हैं मगर आप वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे कल या फिर परसों, तो उसी हिसाब से आपको डेट लिखनी है। फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है और सब्जेक्ट में ये सीधी मैंने मेंशन कर रखा है इशुएंस ऑफ सिंगापुर वीज़ा, या फिर जहाँ का भी वीज़ा आप अप्लाई कर रहे हैं वो चीज़ लिखनी है। अब आपके मन में अगर ये सवाल है कि आप टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई करें, बिजनेस वीज़ा के लिए अप्लाई करें, आपके समझ में नहीं आ रहा कौन सा अप्लाई करें, तो बिजनेस वीज़ा के बारे में एक बात ये समझ लीजिए कि बिजनेस वीज़ा तभी आपको मिलेगा जब आपको इनवाइट करा जाए, कोई बिजनेस आपके बिजनेस को इनवाइट करता है, तो उस केस में आपके बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और जो इन्विटेशन लेटर आता है वो लेटर हेड पे आता है जिस कंपनी ने आपको इन्वाइट करा है। तो यहाँ पर अगली लाइन है डियर सर और मैम, ये चीज़ आपको लिखनी है। उसके बाद नीचे लिखना है कि आपका नाम ये है और आप इंडियन पासपोर्ट नंबर ये होल्ड करते हो, ठीक है। आपको फिर अपना एड्रेस देना है, पूरा एड्रेस देना है, आपको डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और पिन कोड वगैरह हर चीज़ मेंशन करनी है। फिर यहाँ पे आपको बताना है कि आप उनके कंट्री जो है टूरिज्म पर्पस या फिर जिस भी पर्पस के लिए जाना चाहते हो वो चीज़ यहाँ पर मेंशन करनी है। अब अगली लाइन पे आते हैं। आपको अब अगली लाइन में जो है अपने आप को थोड़ा बताना है, अपने आप को थोड़ा एक्सप्लेन करना है कि आप करते क्या हो। तो यहाँ पर मैंने 4 कंडीशंस लिख रखी हैं। सबसे पहली कंडीशन ये है कि मैं एज ए इंजीनियर काम करता हूँ, कंपनी का नाम मैंने मेंशन करा है, कंपनी का एड्रेस यहाँ पर लिखना है और कंपनी के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल्स देनी है कि आपकी कंपनी कब बनी थी और किस काम में डील करती है, आपका एक्चुअल में काम क्या है। यानी कि अगर जैसे मैंने यहाँ इंजीनियर लिख रखा है तो इंजीनियर हूँ, बट मैं इंजीनियर में करता क्या हूँ। इंजीनियर में तो कई सारी चीज़ें होती हैं, टेस्टिंग होती है, कमीशनिंग होती है, इसके अलावा ऑपरेशन होता है और मैन्युफैक्चरिंग होती है। क्या चीज़ मतलब प्रॉपर मेरा काम क्या है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन करनी है कि अगर आप काम कर रहे हो तो किस कंपनी में कर रहे हो, कहाँ लोकेटेड है, कब से चल रही है और आपका एक्चुअल में जॉब रोल क्या है, ये चीज़ आपको मेंशन करनी है। सबसे पहली कंडीशन ये आ गई। ये चीज़ इनमें से आप अगर करते हो तो ये मेंशन कर सकते हो, नहीं तो सेकंड कंडीशन आप ये कर सकते हो, अगर आपका अपना बिजनेस है तो यहाँ आपको बताओगे कि आप सोल प्रोप्राइटर हो या फिर पार्टनर हो या फिर जैसा भी है, अपनी कंपनी के बारे में मेंशन करना है। अगर आप बिजनेस के अगर यहाँ आप अपना बिजनेस शो कर रहे हो तो आपका ये जो कवर लेटर है ये आपके बिजनेस के लेटर हेड पे होना चाहिए।
तो यहाँ पर कंपनी का नाम, कंपनी कहाँ लोकेटेड है, उसका एड्रेस, और आपने कब कंपनी खोली थी वो बताना है कि आपने इस साल को कंपनी खोली थी, किस प्रोडक्ट में डील करती है, और इंडिया में या फिर अब्रॉड किस तरीके से डील कर रही है, कि इंडिया में लोकल, रिटेल, होलसेल, या फिर अब्रॉड भेज रही है तो एक्सपोर्ट कर रही है कि नहीं, ये सारी चीज़ें यहाँ मेंशन करती हैं। अब तीसरी कंडीशन ये है कि आप अनएम्प्लॉयड हो। अब अनएम्प्लॉयड में यानी कि आपके पास कोई नौकरी नहीं है, तो यहाँ पर दो कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन ये है कि आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, इसलिए आप अनएम्प्लॉयड हो, आपका कोई इनकम सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि आप नौकरी ढूंढ रहे हो या फिर अभी अभी आपने नौकरी छोड़ी है। तो यहाँ पर सिंपली लिखना है कि मैं जो हूँ अनएम्प्लॉयड हूँ। कब से अनएम्प्लॉयड हूँ ये भी मेंशन करना है कि मैंने अभी अभी जो है अपनी स्कूलिंग करी है और इस वजह से मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, और कहाँ से स्कूलिंग करी है या फिर कहाँ कॉलेज, यूनिवर्सिटी वगैरह गए थे, आपने ये सारी चीज़ें यहाँ मेंशन कर देनी है। और लिखना है कि आखिर में अगर आप अनएम्प्लॉयड हो क्योंकि आपका अभी कॉलेज ख़त्म हुआ है, तो यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन कर देना कि आप जॉब ढूंढने से पहले विदेश ट्रैवल करना चाहते हो। अगर आप ये चीज़ मेंशन नहीं करोगे तो वहाँ पर ये लोग सोचेंगे कि आप जो है विदेश नौकरी ढूंढने जाना चाह रहे हो, इसलिए यहाँ पर आपके वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आप स्कूलिंग करते हो और आप अनएम्प्लॉयड हो तो आप अपने खर्चे से जाहिर सी बात नहीं जा सकते, तो यहाँ पर आपको एक स्पॉन्सर भी मेंशन करना पड़ेगा। अगर आपने कुछ पैसे ट्यूशन वगैरह पढ़ाकर कमाए हैं तो उस चीज़ को भी आप मेंशन कर सकते हैं कि मैं जो हूँ ट्यूशन पढ़ाता हूँ। अनएम्प्लॉयड में नहीं गिना जाएगा। अगर आपने पैसे इकट्ठे करे हैं तो यानी कि आप अनएम्प्लॉयड नहीं हो, आप ट्यूशन पढ़ा रहे हो, तो वहाँ पर आपका एम्प्लॉयमेंट है कि आप एक प्राइवेट ट्यूटर हो और आप बच्चों को आप प्राइवेट ट्यूटरिंग करते हो, इतना महीने का कमा लेते हो और ये आपकी जो है इस तरीके से पैसा आता है। अब सेकंड कंडीशन यहाँ पर ये है कि आपने अभी अभी नौकरी छोड़ दी है। अब आप सेकंड नौकरी ज्वाइन करो, उससे पहले आप विदेश घूमना चाहते हो। तो यहाँ जो ये कंडीशन मैंने लिख रखी है वही वाली लिख रखी है। अभी आपने नौकरी छोड़ी है और आप विदेश घूमना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको बताना है कि अभी आप अनएम्प्लॉयड हो, आप इससे पहले इस वाली कंपनी में काम करते थे, आपका जॉब रोल ये था, आप इतने सालों से काम कर रहे थे, ये कंपनी इतने सालों से ऑपरेट कर रही है, आप इतने दिनों से जो है अनएम्प्लॉयड हो और आप अगली जॉब ढूंढने से पहले जो है विदेश घूमना चाहते हो। सिंपली ये चीज़ है। अब लास्ट वाली जो कंडीशन है, आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, यानी कि आप सिंपली अनएम्प्लॉयड हो और अभी आपकी पढ़ाई चल रही है। जब चल रही है तो एम्प्लॉयमेंट का तो कोई सवाल ही नहीं उठता क्योंकि आप पढ़ रहे हो। तो यहाँ सिंपली आपको मेंशन करना है कि आप एक स्टूडेंट हो और आपको अपना एड्रेस जो है मेंशन करना है। और एक बात और, अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो यहाँ पर आपको अपने पेरेंट्स या फिर गार्जियन से एनओसी लिखवा लेनी है और उसमें वो मेंशन करके देंगे कि आप जो है विदेश जा रहे हो, मतलब इस देश जाना चाहते हो, इतने दिनों के लिए जाना चाहते हो, इस होटल में रुकोगे और ये सारा खर्चा जो है आपके पेरेंट्स उठा रहे हैं और आपके पेरेंट्स को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप विदेश जा रहे हो। अगर आपकी 18 साल से कम उम्र है तो ये चीज़ आपके पेरेंट्स या फिर गार्जियन लिख कर देंगे। पेरेंट्स ही लिख कर देंगे, गार्जियन तो मानिए ही मत। अब इन 4 कंडीशंस में से जो भी आपको सही लगे, जो भी आपको फिट बैठ रही हो, वो कंडीशन आप यहाँ पर मेंशन कर दिएगा। अब यहाँ पे आते हैं अगले पैराग्राफ में। यहाँ पे आपको अपनी आइटनरी के बारे में बताना है, अपने ट्रैवल के बारे में बताना है। तो यहाँ पर सिंपली आपको मेंशन करना है कि मैं आपके देश जाऊँगा, यानी कि मैंने यहाँ लिखा है आई विल बी ट्रैवलिंग टू सिंगापुर फॉर 5 डेज़, यानी कि 5 दिनों के लिए मैं जाऊँगा और टूरिज्म के लिए मैं जा रहा हूँ। सीधी सीधी बात है। किस दिन मैं अराइव करूँगा ये चीज़ मैंने मेंशन करी है, किस दिन की मेरी रिटर्न फ्लाइट है ये चीज़ मैंने यहाँ मेंशन करी है, और ड्यूरिंग माई स्टे इन सिंगापुर, यानी कि जिस भी देश में जा रहा हूँ सिंगापुर का ही ये मेरा कवर लेटर बनाया हुआ था, उसे थोड़ा मैंने मॉडिफाई करा है। तो अगर जिस भी देश जा रहे हैं तो उस टाइम में आप कहाँ कहाँ कौन कौन सी तारीख को रुकेंगे ये चीज़ आप यहाँ मेंशन कर दी है। जैसे 11 तारीख को आप एक शहर में रुकेंगे, सिटी नंबर 1, कुछ भी नाम हो सकता है उस शहर का, जिस भी शहर में रुकेंगे तो वो चीज़ मेंशन कर दिएगा कि इस तारीख को इस शहर में इस वाले होटल पे मैं रुकूंगा। फिर दूसरे दिन उस दूसरे दिन की तारीख लिखिएगा, फिर उस शहर का नाम लिखिएगा, फिर होटल का नाम लिखिएगा। अगर आप जैसे एक शहर में 5 दिन या 6 दिन गुजारेंगे तो वहाँ मेंशन कर दिएगा कि इस तारीख से इस तारीख तक मैं इस शहर में रुकूंगा और इस वाले होटल में रुकूंगा। ठीक है, आपको ये चीज़ मेंशन करनी है। आपको ये चीज़ मेंशन नहीं करनी है कि आप उस शहर में 5 दिन या 10 दिन रुकोगे तो आप करोगे क्या, आप कोई म्यूज़ियम देखने जाओगे या क्या देखने जाओगे, ये चीज़ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये बताना है कि इस शहर में इस तारीख को इस दिन इस वाले होटल में रुकना है, बस। अब यहाँ पे अगला पैराग्राफ आता है कि जितने भी ट्रैवल के अरेंजमेंट हैं वो सारे आपने कर लिए हैं। जैसे कि आपके पास इस वक्त कंफर्म एयर टिकट है और होटल है, ठीक है, और जितने भी खर्चे होंगे या तो आप उठा रहे हो, अगर आप एम्प्लॉयड हो या फिर आपने अभी अभी नौकरी छोड़ी है तो सारे खर्चे आप उठा रहे हो। अगर आपने अभी तक पैसे कमाए ही नहीं हैं, आपकी उम्र 18 साल से कम है,
तो आपको एक स्पॉन्सर चाहिए होगा, जो आपके पेरेंट्स होंगे या आपके फ्रेंड फैमिली कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप स्पॉन्सर यहाँ मेंशन कर रहे हो तो आपको स्पॉन्सर का लेटर भी चाहिए होगा। फिर वही कि जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहा है वो लिख कर देगा कि आप इस देश जा रहे हो, इतने दिन रुकोगे, उसका जो भी खर्चा है वो उठाएंगे और उन्हें आपके ट्रैवल करने से कोई परेशानी नहीं है। अगर आपको विदेश में कोई इनवाइट कर रहा है, यानी कि विदेश में कोई भाई या फिर कोई फ्रेंड वगैरह बुला रहा है, तो इनविटेशन लेटर चाहिए होगा। तो जितने भी खर्चे, अगर यहाँ लिखते हो क्या ऑल द एक्सपेंसेस पर्टेनिंग टू द ट्रैवल विल बी बोर्न बाय इनवाइटी। इनवाइटी मतलब जो भी आपको विदेश बुला रहा है, तो उसका एक इनविटेशन लेटर होगा और वो इनविटेशन लेटर इसके साथ लगेगा। तो यहाँ पे तीनों कंडीशन बता दी कि आप खर्चा कर रहे हो पैसा, कोई स्पॉन्सर कर रहा है, यानी कि आपके फैमिली में, मतलब इंडिया में स्पॉन्सर कर रहा है, विदेश से नहीं। अगर विदेश से स्पॉन्सर करेगा तो इनविटेशन लेटर आएगा, और इंडिया से स्पॉन्सर करेगा तो स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट या फिर स्पॉन्सरशिप लेटर बनेगा। और वो नॉर्मल सा, अगर जैसे कोई नॉर्मल बंदा अगर आपको स्पॉन्सर कर रहा है या इनवाइट कर रहा है तो वो सादे कागज़ पे स्पॉन्सरशिप या इनविटेशन लेटर आएगा, और कोई कंपनी कर रही है तो कंपनी के लेटर हेड पे आएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको और मेंशन करनी है कि आप अपने पर्सनल खर्चों के लिए भी कुछ पैसे लेकर जाओगे। मैंने यहाँ मेंशन करा है कि कुछ अमेरिकन डॉलर्स, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर या फिर इंटरनेशनल डेबिट कार्ड मैं लेकर जाऊँगा। मान लीजिए आप विदेश पहुँचे, विदेश पहुँचने के बाद आपकी तबीयत ख़राब हो गई, और जिस बंदे के पास आप जा रहे हो या फिर इंडिया से जिस बंदे ने आपको स्पॉन्सर करा है, तो आप कैसे मेडिकल एक्सपेंसेस वगैरह निकालोगे। तो इस तरीके से कुछ और भी सवाल हो सकते हैं कि भाई इस चीज़ का खर्चा आप कैसे निकालोगे, उस चीज़ का कैसे खर्चा निकालोगे। जैसे यहाँ पर मैंने बिल्कुल भी कहीं भी मेंशन नहीं करा है कि आप जो है फूड के लिए भी आपने अरेंजमेंट कर लिया है। तो जब आपने फूड के लिए अरेंजमेंट नहीं करा है तो आप खाना कैसे खाओगे। फूड प्री बुक वैसे भी होता नहीं है, तो जब फूड प्री बुक नहीं हुआ तो आप कैसे खाओगे खाना। तो उसकी सिंपली कंडीशन ये है कि आपको अपने साथ कुछ पैसे लेकर जाने हैं, क्योंकि अगर आपको पैसों की वहाँ ज़रूरत पड़ेगी, खाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी या कुछ मेडिकल एक्सपेंसेस वगैरह के लिए, तो पैसे आपके पास होने चाहिए। अब यहाँ पर अगला पैराग्राफ आता है। अब अगले पैराग्राफ में आपको मेंशन करना है अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो क्यों नहीं है। कई केसेस में क्या होता है कि ITR मांगते हैं, ज़्यादातर वीज़ा केसेस में ITR मांगते हैं और लोगों के पास ITR होते नहीं हैं। तो यहाँ मेंशन करना है कि ITR क्यों नहीं है। फिर उसके बाद जैसे कि आपका बैंक स्टेटमेंट में कोई इशू है, यानी कि बैंक स्टेटमेंट आपके पास नहीं है या फिर 6 महीने की नहीं है, 3 महीने की नहीं है, तो बैंक स्टेटमेंट का जो इशू है वो मेंशन करना है। जैसे कि मैंने यूके का बताया कि यूके में जैसे आप 10,000 रुपये मंथली खर्च करते हो या 15 दिन में खर्च करते हो और आपने अचानक से 50,000 1 लाख रुपये खर्च कर लिए, तो ऐसा क्यों करा, तो ये चीज़ आप मेंशन कर सकते हो। तो उस चीज़ से ये होगा कि वीज़ा ऑफिसर को पता लग जाएगा कि हाँ आप एक जेन्युइन बंदे हो, इस वजह से आपके वीज़ा लगने के चांसेस बन जाएंगे। आपकी होटल बुकिंग से रिलेटेड हो सकता है, जैसे मान लिए कि आप 5 दिन के लिए ट्रैवल कर रहे हो बट आपने 4 दिन का होटल बुक करा, 5वें दिन का क्यों नहीं बुक करा। 5वें दिन में आप ये एक्सप्लेन कर सकते हो कि मान लिया आपकी 10 तारीख को सुबह 4 बजे की फ़्लाइट है और आपने 9 तारीख तक के होटल बुक करे हैं, यानी कि 9 तारीख को सुबह 10 बजे आपको होटल छोड़ देना है, 10 बजे या 12 बजे आपको होटल छोड़ देना है। अब होटल छोड़ने के बाद आप यहाँ मेंशन करोगे कि मैं भाई 12 बजे तक जो है घूमूंगा फिरूंगा, 12 बजे रात के मैं सीधा एयरपोर्ट चला जाऊंगा, जिससे मुझे जो है एक दिन होटल लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये चीज़ भी आप यहाँ मेंशन कर सकते हो। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं ऊपर की तरफ बताना भूल गया, यहाँ ऊपर वाले इसमें आओगे इस वाले पैराग्राफ में, जिसमें मैंने बताया था कि आप बिज़नेस चलाते हो। तो बिज़नेस वाले में एक और चीज़ होती है कि अगर आप बिज़नेस का मेंशन कर रहे हो तो आपके बिज़नेस के डॉक्यूमेंट लगते हैं, जैसे कि MSME, GST या फिर आपका IEC। तो इनमें से अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, IEC मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, वो आपका बनता है बाद में, यानी कि MSME और GST वगैरह के बाद में ही बनता है। तो अगर आपके बिज़नेस रजिस्टर्ड नहीं है तो यहाँ आपको मेंशन कर देना है कि आपका बिज़नेस रजिस्टर्ड क्यों नहीं है। जैसे 20 लाख से कम की ट्रांजैक्शन है तो GST की आपको ज़रूरत ही नहीं है, MSME की भी ज़रूरत नहीं है। तो इस केस में आप मेंशन कर सकते हो कि भाई मैं लोकल सेल करता हूँ, 20 लाख से कम का मेरा ट्रांजैक्शन होता है, इस वजह से मुझे GST लेने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पर ये चीज़ वैलिड हो जाएगी, फिर आपको बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब वापस से नीचे की तरफ आता हूँ, रीज़न फॉर नॉट हैविंग एनी डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पर मैंने 3 चीज़ें आपके साथ बता दी। अब यहाँ पर सबसे लास्ट वाली लाइन में आते हैं। यहाँ पे मैंने सिंपली मेंशन कर दिया है कि ये कवर लेटर के साथ साथ मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो हैं अटैच कर दिए हैं, वीज़ा एप्लीकेशन लगा दी है और ये मैं सबमिट कर रहा हूँ। अगर वीज़ा ऑफिसर को कोई भी क्वेरी है, कोई भी इन्फॉर्मेशन या फिर डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपसे, तो यहाँ पर मैंने अपना ईमेल एड्रेस भी मेंशन कर दिया है और यहाँ मैंने लिख दिया है आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू इशू मी नेसेसरी वीज़ा। यहाँ पर मैंने कोई टूरिस्ट वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, 1 महीने का वीज़ा, 2 महीने का वीज़ा कुछ नहीं लिखा, नेसेसरी वीज़ा फॉर दिस ट्रैवल लिख दिया है। अब मान लीजिए कि अगर मैं 15 दिन के लिए ट्रैवल कर रहा हूँ और यहाँ पर नेसेसरी वीज़ा की जगह मैं लिख दूँ 15 दिन का टूरिस्ट वीज़ा या फिर 1 महीने का टूरिस्ट वीज़ा,
तो वहाँ पर वीज़ा ऑफिसर जो है आपकी रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए ही आपको वीज़ा इशू करेगा। अब अगर यहाँ पर मैंने नेसेसरी वीज़ा ही लिख दिया है, तो यहाँ पर ये सिंगापुर के लिए मैंने अप्लाई करा था, तो 3 महीने का वीज़ा मुझे इशू हुआ था, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। और फिर यहाँ पर मैंने एंड करा है थैंकिंग यू योर सिंसियरली, नाम लिखा है, एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, ये सारी चीज़ें मेंशन करने के बाद आपका प्रॉपर कवर लेटर तैयार हो चुका है। अब वीडियो एंड करने से पहले मैंने कोशिश करी है कि कवर लेटर के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन हो सके, जितना प्रॉपर कवर लेटर आपके लिए मैं बता सकूं, उतना मैंने आपको बता दिया है। इसमें फिर भी हो सकता है, पॉसिबल है कि कुछ ना कुछ गलती मैंने कर दी हो, कोई ना कोई मैंने चीज़ छोड़ दी हो, तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। प्लस मैं कोई ट्रैवल एजेंट नहीं हूं, तो ट्रैवल एजेंट वाला रिस्पॉन्स मुझसे मत एक्सपेक्ट करिएगा। मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन होगी, मुझे जितनी जानकारी होगी, उतना मैं बताने की कोशिश करूंगा। ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।